जय हिंद दोस्तों। परिश्रम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी की विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। वैसे ही आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग आपको हल प्राप्त हो रहे हैं। हिंदी की श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो है और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग 1 फरवरी की तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही ये देखने वाले हैं कि उन प्रश्नों में भी आप कौन कौन से नए प्रश्नों को साथ में जोड़ करके पढ़ सकते हैं या कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो उसी के आधार पर नए प्रश्नों को तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं और कल की वीडियो या उससे पहले की वीडियो जो आपने नहीं देखी है या आपके जो नए मित्र जुड़े हैं उन लोगों ने भी नहीं देखी है तो आप उनको अपने पास से शेयर कर दें। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं प्रश्न है आपका, कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है। जो लोग आज ही की क्लास में आए हैं या पहली बार क्लास देख रहे हैं उन लोगों को बता दें कि जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन तो मैं आपको करवाता ही हूँ। उन्हीं के साथ में अगर आपके उन्हीं प्रश्नों में नए कोई प्रश्न बन सकते हैं तो उन पर भी मैं आपसे संपूर्ण चर्चा करता हूँ। जब सॉल्यूशन की श्रृंखला समाप्त होगी तब आपको एक टॉपिक वाइज फिर उसके चुनिंदा प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा, फिर एक टॉपिक फिर चुनिंदा प्रश्न या जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर चर्चा की जाएगी। जैसे कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा। एक तो आपसे पूछा है क्या कि विशेषण से बना हो और दूसरा क्या हो, भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है। सही नहीं पूछा है, ये आपसे कह रहा है कि आपको ऐसे शब्द बताने हैं जिसमें पहले से त्रुटि है और वो शब्द पहले क्या थे, विशेषण, अब क्या बन गए, भाववाचक संज्ञा। तो पहले चूंकि इन्हीं शब्दों पर आपसे चर्चा कर लें। विशेषण क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाएं। अब विशेषण के प्रकार अगर आपसे कभी पूछ लिए जाए तो हिंदी में विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, 4। अगला क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा से केवल प्रश्न आपसे बनाया जाए संज्ञा कि हिंदी में संज्ञा के मुख्यतः प्रकार कितने हैं। मैंने आपको जब संज्ञा का क्वेश्चन करवाया है दोनों ही प्रश्न आपको बताए हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो आपका उत्तर होना चाहिए 3, और अगर पूछे कि हिंदी में संज्ञा के प्रकार कितने हैं तो फिर आपका उत्तर कितना होगा, 5। उन्हीं 5 में से एक प्रकार है आपका कौन सा, भाववाचक संज्ञा। पहले शब्द विशेषण हो बाद में भाववाचक संज्ञा बन गया हो लेकिन उसमें त्रुटि हो। जैसे पहला ऑप्शन है आपका चतुरा, मीठा, दुर्बला। तो चतुरा नहीं, या तो ये शब्द क्या होता, चतुराई, तो ये भाववाचक संज्ञा होता, ये नहीं है। मीठा, मीठा तो विशेषण हो जाएगा, शब्द क्या होना चाहिए, शब्द होना चाहिए भाववाचक होने के लिए मिठास। और दुर्बला नहीं, शब्द क्या होना चाहिए, दुर्बला क्या है, विशेषण, स्त्रीलिंग है। इसका अगर भाववाचक संज्ञा बनाना है आपको तो आप शब्द लिखेंगे, शब्द क्या होगा, दुर्बलता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर हम तीनों ही शब्दों पर चर्चा करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। क्यों, क्योंकि विशेषण के आधार पर बनी भाववाचक संज्ञा में अगर हम चयन करें तो ये तीनों ही शब्द आपके क्या हो जाते हैं, ये तीनों ही शब्द आपके सही नहीं है, इसलिए आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। गर्मी, सर्दी, नरमी, ये सभी विशेषण से बने भाववाचक संज्ञाएं हैं। लड़कपन, मित्रता, बुढ़ापा, ये भी आपके विशेषण से बने हुए क्या हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। ममत्व, अपनापन, निकटता, ये भी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, मैंने आपको बता दिया, जो संज्ञाएं आपको दिखे ना, केवल फील हो, जिसका एहसास आप कर पाएं, वही संज्ञाएं कहलाती हैं भाववाचक संज्ञाएं। जैसे ईमानदार, तो कोई व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, वो आपको दिखेगा, लेकिन उस व्यक्ति की ईमानदारी आपको नहीं दिखेगी। ईमानदारी केवल व्यक्ति को महसूस होती है, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। और रेखांकित शब्द क्या है, बारिश के साथ ही दामिनी चमकने लगी। सबको पता है कि बारिश में क्या चमकती है, बिजली। तो आप एक तो ये कह सकते हैं कि दामिनी जो है ये पर्यायवाची किसका है,
तो ये आप ये कह सकते हैं कि पर्याय है किसका, बिजली का। अब बिजली के पर्याय होते क्या हैं, तो कल की क्लास में भी हमने आपको बताया था, एक तो होता है तड़ित या तड़िता, एक तो होता है आपका चंचला, एक क्या होता है चंचला, एक होता है आपका वैद्युति, क्या होता है वैद्युति। ये सभी आपके पर्यायवाची हैं किसके, बिजली के। ऑप्शन दिए हैं आपके आंधी, तड़ित, बूंदे, ओला। तो आपको पता है कि दामिनी का पर्यायवाची कौन है, तड़ित। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तड़ित। आंधी जानते हैं, आंधी एक घटना है जो कि प्राकृतिक घटना है, तेज हवाओं को चलने को क्या कहते हैं, आंधी। बिजली की पर्यायवाची नहीं हो सकती। बूंदे भी आपको पता है, बूंद भी आपको पता है क्या होती हैं, जैसे ओस की बूंद, या बूंद बूंद से घड़ा भरता है। चलिए यही प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या बूंद 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 से घड़ा भरता है, क्या भरता है, घड़ा भरता है, इसका अर्थ क्या होता है। और एक वाक्य प्रयोग करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ओला क्या होता है, जो पत्थरबाजी होती है उसी को क्या कहते हैं, ओले। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने, और उसके बाद रिक्त स्थान है, मार लिया। साहिल ने मार लिया, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। उसने क्या कहा, उचित शब्द द्वारा कीजिए करके मुहावरे को पूरा करिए। एक तो ये कहा कि उचित शब्द चुनिए, और उचित शब्द वो किस आधार पर होना चाहिए, कि वो शब्द कैसा होना चाहिए, मुहावरा। कल भी हमने आपको बताया था मुहावरा कैसा शब्द है, विदेशज शब्द है। कैसा है, विदेशज शब्द है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो साहिल ने मार लिया, यानी कि कहीं ना कहीं इतना आपका क्या होगा, इतना आपका मुहावरा होगा जिसको आपको सॉल्व करना है। तो साहिल ने इनाम मार लिया, मन मार लिया, मैदान मार लिया, मक्खियाँ मार लिया। तो मक्खियाँ तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपकी जो क्रिया है वो एक वचन में है। तो कहीं ना कहीं मन मारना, तो मन मारना होता है अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेना। तो अगर क्रिकेट के खेल में मन नहीं मारेगा, क्रिकेट के खेल में तो मन को और उत्साह होगा, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, साहिल ने मैदान मार लिया। मैदान मार लिए का अर्थ ये है कि जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं वो चारों तरफ साहिल की ही हो रही हैं, यानी कि उसने खूब अच्छा खेला, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, साहिल ने मैदान मार लिया। मैदान मार लेने का अर्थ क्या होता है, अथक प्रयास के बाद फिर अच्छा खेलना, ये आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। शब्द क्या दिया है, शब्द दिया है अलौकिक। अलौकिक, सबसे पहले तो इस शब्द पर ही चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द है आ, दूसरा शब्द होता है इसमें लोक, और तीसरा शब्द होता है कौन, इक। इक क्या होता है, तो इक है प्रत्यय। इक क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय होते क्या हैं, जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं, जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। और प्रत्यय कैसे शब्द होते हैं, तो प्रत्यय होते हैं यौगिक शब्द। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो तो उनके उत्तर आपको पता हो, उसके इतर जो प्रश्न हो सकते हैं वो भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अब आप यहाँ से सीख पाए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रत्यय शब्द होते हैं, तो आपने यहाँ सीखा है कि प्रत्यय शब्द कैसे हैं, यौगिक शब्द। फिर लोक क्या होता है, तो लोक को कहते हैं मूल शब्द। कौन सा शब्द, मूल शब्द। और मूल शब्द के पीछे जो जुड़े वो प्रत्यय, आगे जो जुड़े उसको कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो अलौकिक तीन शब्दों का मिश्रण है। लोक मूल शब्द है, आ उपसर्ग है, इक प्रत्यय है। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। अब दूसरा, अगर इसी में आ को हटा दिया जाए और केवल शब्द क्या लिखा हो, लौकिक। क्या लिखा हो, लौकिक। तो ये दोनों शब्द आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में हो जाएंगे विलोम। लौकिक का क्या हो जाएगा, अलौकिक। और एक शब्द होता है आपका लोक। एक शब्द क्या होता है, लोक, जिसका विलोम क्या होता है, जिसका विलोम होता है परलोक। लोक का विलोम परलोक, लेकिन लौकिक का विलोम अलौकिक, न कि परलौकिक। ठीक, देखिए अलौकिक का अर्थ क्या है, जो इस लोक का ना हो,
जिसका अस्तित्व अल्पकाल का तक रहे, जो इस लोक का हो, जो कम जानता हो। देखो बढ़िया प्रश्न है। जो इस लोक का ना हो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है कौन? अलौकिक। ना कर किसके संबंध में आता है? अगर उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नहीं। तो जो इस लोक का ना हो वही कहलाता है क्या? अलौकिक। इसके इतर भी जो आपके प्रश्न दिए हैं उनको देखते हैं। जिसका अस्तित्व अल्पकाल का हो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है अल्पकालिक। शब्द का प्रयोग होता है, शब्द प्रयोग होता है अल्पकालिक। जो इस लोक का हो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है अलौकिक। उसके लिए शब्द प्रयोग होता है क्या? अलौकिक। जो इस लोक का है, जो कम जानता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अल्पज्ञ। अज्ञ प्लस अल्प यानी कि अल्प प्लस अज्ञ मिलकर के शब्द बनता है अल्पज्ञ, जो अल्प जानता है, कम जानता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द पर भी हमने चर्चा की थी। संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। कौन से दो शब्द हैं? सार्थक, सा प्लस अर्थक, सा प्लस अर्थक। और संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। संधि भी कैसे शब्द होते हैं? संधि भी यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द का निर्माण होता किससे है? तो पहला शब्द क्या होता है? मूल शब्द होता है आपका योग। मूल शब्द क्या होता है? योग। और योग में प्रत्यय जुड़ता है कौन? इक। तब निर्माण होता है इस शब्द का, यौगिक शब्द का। ईश्वर में विश्वास करने वाला, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है और उसका नाम क्या होता है? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता यानी कि आस्तिक का क्या होता है? विलोम होता है, वो शब्द होता है नास्तिक। वो शब्द क्या होता है? नास्तिक। तो आस्तिक का विलोम क्या हो गया? नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखे वो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास न रखे वो नास्तिक। इंसान ही आस्तिक हो सकता है या नास्तिक हो सकता है। भगवान तो जानते ही हैं, ईश्वर का पर्याय क्या है? भगवान। देवी ये क्या है? जिस पर देवी की कृपा हो या जो देवी से संबद्ध हो उसको कहते हैं क्या? देवीय। देखते हैं अगला प्रश्न। श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। एक पंक्ति है, मैया में तो चंद खिलौना ले हो। उसी को शायद हिंदी में रूपांतरण कर दिया गया कि श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। वाक्य में प्रयुक्त विभाकर का पर्यायवाची शब्द है। विभाकर शब्द पर चर्चा करते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है विभा, दूसरा शब्द क्या है? आकर। दूसरा शब्द क्या है? आकर। विभा का अर्थ क्या होता है? विभा का अर्थ होता है रश्मि। रश्मि का अर्थ होता है किरणें। क्या? किरणें। आकर का अर्थ होता है खान, जहाँ से कोई चीज़ की खान हो, भंडार हो। खान का अर्थ क्या है यहाँ? भंडार से। तो जो रश्मि की भंडार है उसी को कहते हैं विभाकर। और विभाकर पर्यायवाची होता किसका है? चंद्रमा का। किसका होता है? चंद्रमा का। तो विभाकर पर्यायवाची हो जाएगा किसका? चंद्रमा का। अगले आपके शब्द दिए हैं घोड़ा। तो घोड़ा आप जानते हैं क्या होता है? घोटक। घोड़ा को संस्कृत में या तत्सम होता है, इसका क्या होता है? घोटक। अगला सिंह। सिंह शब्द कैसा है? तत्सम। सिंह का तद्भव क्या होता है? शेर। और शेर कैसा शब्द है? शेर फारसी शब्द है, विदेश शब्द है, इम्पॉर्टेंट शब्द है। ये शेर शब्द कैसा है? शेर शब्द है विदेशज। और दानव। दानव आपको पता है, दानव को याद रखना है आपको। मूल शब्द होता है दनु, उसमें प्रत्यय जुड़ता है कौन? आ। तो शब्द बनता है क्या? दानव। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछे दानव में प्रत्यय कौन सा है? दानव में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय आपका हो जाएगा कौन सा? आ। चूंकि इसमें वा दिख रहा है, उ और आ का योग होता है तो एक संधि हो जाती है, जो कि संधि क्या कहलाती है? यड़ संधि। कौन सी संधि? यड़ संधि। तो दानव में संधि कौन सी है? यड़ संधि का उदाहरण है। और प्रत्यय कौन सा है? आ प्रत्यय। जो
खिलौने के रूप में मांगा गया विभाकर, तो विभाकर का पर्याय क्या है? चंद्रमा। देखते हैं अगला प्रश्न। लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश लिखिए। लंबोदर शब्द लंबा प्लस उदर, लंबा प्लस उदर। उदर का अर्थ क्या होता है? पेट। उदर का अर्थ क्या होता है? पेट। तो लंबा है उदर जिसका, वही क्या है? लंबोदर। जिसका हाथ लंबा हो वो लंबोदर नहीं होगा, जिसका उदर लंबा हो वो लंबोदर होगा। जिसकी गर्दन लंबी हो वो क्या? एक होता है शब्द सुग्रीव, जिसकी गर्दन लंबी हो वो तो सुग्रीव नहीं होगा, लेकिन आपको याद रखना है एक शब्द क्या है? एक शब्द होता है सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा, और ग्रीवा का अर्थ यहाँ किससे है? गर्दन से। ग्रीवा का अर्थ किससे है? गर्दन से। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, और वो शब्द क्या होता है? सुग्रीव। जिसका उधार लंबा हो, उधार तो ये अशुद्ध लिखा है, उदर होता है, उधार होता नहीं है। हाँ, उधार से दो शब्द जरूर बन सकते हैं। एक शब्द जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक तो होता है, मान लीजिए जिसने उधार चुका दिया, जिसने उधार, उधार का अर्थ यहाँ क्या है? ऋण से। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, और वो शब्द क्या होता है? वो शब्द होता है उऋण। शब्द क्या होता है? उऋण। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे आगामी परीक्षा में पूछ लिया जाए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कैसा वाक्य? अशुद्ध वाक्य। मैंने जब जब वाक्य अशुद्ध वाले क्वेश्चन करवाए हैं आपको बताया है, अशुद्धि किसी भी आधार पर हो सकती है। हो सकता है लिंग वचन कारक काल पुरुष के आधार पर हो सकता है क्रिया के आधार पर हो जाए, हो सकता है क्रिया विशेषण या अन्य कारक भी हो सकते हैं। वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है। कल मैंने दिन भर पढ़ाई की। मेरे पर कृपा करो, मनाली अत्यंत सुंदर शहर है। तो अब आप देखते हैं पहला वाला वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, सही है वाक्य। कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, ये भी वाक्य सही दिख रहा है। मनाली अत्यंत सुंदर शहर है, ये भी आपको सही लग रहा है। मेरे पर कृपा करो, ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य अशुद्ध है, इसलिए उत्तर तो आपका यही हो जाएगा। या तो ये वाक्य दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, अगर ये वाक्य लिखा होता मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, तो ये वाक्य क्या होता? तो ये वाक्य सही होता। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में से सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ बन जाओ। अभी अभी हाल ही में इलेक्शन भी हुए हैं, तो ये आपका प्रश्न अच्छा रहेगा। देखो, नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ साथ बन जाओ। क्या बन जाओ? अमरबेल, पेड़ बन जाओ, दुश्मन बन जाओ, दोस्त बन जाओ। जैसे दुश्मन तो मंत्री जी के बन नहीं पाओगे, वरना पता चलेगा कि जेल में अंदर ही अंदर सड़ जाओगे, तो दुश्मनी से कोई फायदा होने वाला नहीं है। दोस्त तो मंत्री जी के दोस्त बनने से थोड़ा काम चल सकता है, लेकिन दोस्त बन अगर आप सच्चे दोस्त होंगे तो फिर उनके खिलाफ कभी नहीं आएंगे। अगर खिलाफ नहीं आएंगे तो आप इंतजार करेंगे कि मंत्री जी कब बढ़ें कि हम आगे बढ़ें, और यहाँ बढ़ने का अर्थ आप लोग समझ पा रहे हैं। तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि एक सच्चा दोस्त अगर होगा, वो दोस्त होगा, तो वो ऐसी बातें नहीं सोचेगा, तो आप राजनेता नहीं बन पाएंगे। और आपको क्या करना है? नेता बनना है, तो आप ये भी नहीं कर पाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। पेड़ तो पेड़ बनने से, हाँ कहावत हो सकती है, लेकिन मंत्री जी के साथ पेड़ बन जाओ। पेड़ बनने से आशय है यहाँ स्थिर रहना, तो स्थिर रहने का मतलब ये हो जाएगा कि हाँ जहाँ मंत्री जी हैं वहाँ आप बने शागिर्द खड़े हैं, तो शागिर्द या पेड़ बनने का अर्थ ये हो जाएगा कि हाँ आप उनके अंगरक्षक बन जाओ। तो यहाँ अंगरक्षक भी नहीं बनना है, क्योंकि आपको क्या बनना है? नेता। तो नेता बनने के लिए आपको मंत्री जी का क्या बनना पड़ेगा? अमर बेल। अब अमर बेल की विशेषता क्या होती है? कि ये जड़हीन होती है, ये जड़हीन होती है। जिस पेड़ पर ये एक बार उगेगी उसी के ऊपर हमेशा उगती है, और इसकी नीचे भूमि में जड़ नहीं होती, यानी कि उसी के ऊपर ये उगाती है।
वैसे ही नेताजी के साथ अगर अमरबेल आप बनते हैं तो आपकी जड़ उस के कारण, उन नेता के कारण तो नहीं होगी, लेकिन आप अपना वर्चस्व बना ले जाओगे। तो यहाँ उपयुक्त क्या होगा, मंत्री जी के साथ क्या बन जाओ, अमर बेल बन जाओ। क्या बन जाओ, अमर बेल बन जाओ, तो आप नेता बन सकते हो। अच्छा फार्मूला है। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। वाक्य क्या है, क्रिया विशेषण। हमने आपको दो शब्द बताए, एक शब्द में चर्चा की, एक शब्द क्या होता है, विकारी, और दूसरा शब्द एक होता है जिसका नाम क्या होता है, अविकारी। विकारी का अर्थ क्या होता है, वो शब्द जिनमें एक तो लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक, चौथा काल और पांचवा पुरुष। अगर किसी शब्द में इन पांचों आधार पर परिवर्तन किया जा सके तो वो कहलाएगा विकारी, और अगर इन पांचों के आधार पर परिवर्तन ना किया जा सके तो वो कहलाएगा अविकारी। विकारी शब्द भी चार होते हैं और अविकारी शब्द भी कितने होते हैं, चार होते हैं। विकारी शब्द चार कौन कौन से होते हैं, पहला शब्द होता है संज्ञा, दूसरा शब्द होता है सर्वनाम, तीसरा शब्द होता है क्रिया, और चौथा शब्द होता है विशेषण। चौथा शब्द क्या होता है, विशेषण। वैसे ही क्रिया विशेषण भी चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, एक होता है संबंध बोधक अव्यय। क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय। एक होता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। और एक होता है आपका क्रिया विशेषण। एक क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो अब यहाँ से आपको क्या समझना है कि क्रिया विशेषण कैसा शब्द है, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। कैसा शब्द है, अविकारी शब्द। अब आते हैं प्रश्न पर। अब अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण आएगा, फिर क्रिया विशेषण के भी चार प्रकार होते हैं, उन पर चर्चा हम लोग करेंगे जब आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। हो सकता है आंधी आए। क्रिया विशेषण का अर्थ इसी के अर्थ से आप समझ सकते हैं। क्रिया का अर्थ है कि क्रिया होगी, विशेषण का अर्थ है कि वो शब्द जो होगा वो क्रिया के होने की विशेषता बता रहा होगा। वो क्रिया कहाँ हो रही है, वो क्रिया कब हो रही है, वो क्रिया कैसी हो रही है, और वो क्रिया कितनी हो रही है। इन चारों के बारे में जो विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे हो सकता है आंधी आए, इसमें क्रिया की कोई विशेषता नहीं है। विश्व का कल्याण हो, इसमें भी क्रिया की कोई विशेषता नहीं है। अगला है डाकिया आता होगा, इसमें भी क्रिया की कोई विशेषता नहीं है। बुशरा यहाँ आ रही है क्रिया है, और क्रिया की विशेषता है कि कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। तो अब आपको बताना है कि क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, तो ऑप्शन आपका सही कौन सा हो जाएगा, 4। और यहाँ आपके प्रकार में जाएं तो क्रिया विशेषण का एक प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो उत्तर आपका हो जाएगा 4 नंबर। देखते हैं अगला प्रश्न। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रेम करना, तलवार की नोक पर चलना है। आलम बोधा एक वे हैं, आलम अलग हैं, बोधा अलग हैं। उन्हीं में से किसी की पंक्ति है कि है प्रेम का पंथ कंकराल बड़ा, तलवार की धार पर धावन होए। है प्रेम का पंथ कंकराल बड़ा, तलवार की धार पर धावन होए। तो तलवार की नोक पर नहीं चलना है, तलवार की किस पर चलना है, धार पर। आपको सर्वोचित शब्द का चयन करना है। म्यान क्या होती है, जिसमें तलवार रखी जाती है। चपलता क्या होती है, चतुराई होती है। धार आपके इस स्थान पर आ जाएगा, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, धार। मूठ क्या होती है, जिससे आप तलवार जहां पकड़ते हैं वो स्थान कहलाता है क्या, मूठ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर हो जाएगा धार। है प्रेम का पंथ कंकराल बड़ा, तलवार की धार पर धावन है। जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें अपने मन से ईश्वर को अनुभव करना है। एक तो शर्त लगा दी कि जड़ का विलोम जो शब्द होगा उसी से इस रिक्त स्थान की आप पूर्ति करेंगे। तो अब जड़ का विलोम आपको पता होना चाहिए। तो जड़ का
विलोम क्या होता है? जड़ का विलोम होता है चेतन। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन। यहाँ जड़ से आशय सबसे नीचे से है और चेतन का आशय सबसे ऊपर से है। सबसे ऊपर से है किसका आशय? चेतन से। तो हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। चेतन मन से क्यों? सर में जो आपका सिर है उसमें जो ग्रंथियां हैं उसमें जो सबसे ऊपर एक सर है वो कहलाता है चेतन मन। वहाँ से ही आपको ईश्वर को फील करना है, अनुभव करना है, ये आपका बता रहा है। इसी का एक समानार्थी है और बहुत पूछा जाता है शब्द। शब्द क्या है? स्थावर। स्थावर का विलोम क्या होता है? स्थावर का विलोम होता है जंगम। तो ये भी आपको याद रखना है। स्थावर का अर्थ होता है जड़, चेतन का अर्थ होता है जंगम, और ये भी आपस में दोनों क्या हैं? विलोम हैं, स्थावर का जंगम। देखते हैं अगला प्रश्न। वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। रेखांकित शब्द को, जो ये शब्द है, दिए गए शब्दों में से जो ये शब्द दिए हैं, उचित शब्द से बदलें। यानी कि इस शब्द को आपको हटाना है, इन चारों में से जो उचित है उसको यहाँ लाना है। इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। लोगों के आग्रह पर, लोगों के विनती पर, तो लोगों के नहीं, अगर यहाँ की होता लोगों की तो यहाँ विनती हो सकता था, लेकिन चूंकि की नहीं है इसलिए की विनती तो होगा नहीं। लोगों के प्रार्थना पर, तो वही प्रार्थना भी अगर होगा तो भी आपका की होना चाहिए, तो यहाँ चूंकि नहीं है तो ये भी नहीं होगा। लोगों के आदेश पर यमुना नदी पर पुल बनाया गया, तो लोगों के आदेश से भला सरकार क्यों काम करेगी? क्योंकि आपको तो अल्टीमेट सरकार के अंडर में ही रह करके अपने सभी क्रियाकलाप करने हैं। हाँ, वो अलग चीज़ है कि सरकार लोग ही बनाते हैं। तो एक ही विकल्प आपका सही होगा, लोगों के आग्रह पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। वर्तनीगत अशुद्धियां न रहने वाला वाक्य चुनिए। ऐसा वाक्य जिसमें वर्तनीगत अशुद्धि ना हो। धुआं का रंग काला होता है, तो धुआं नहीं, शब्द क्या होता है? शब्द होता है धुआं। शब्द क्या होता है? धुआं। तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों मेरी बातों सुनो, बातों नहीं होता है, बच्चों मेरी बातें सुनो ये होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उस कारखाना में बहुत मजदूर है, तो बहुत चूक कह दिया तो बहुवचन हो गया, तो मजदूर है नहीं, क्या होना चाहिए? है होना चाहिए। उस कारखाना में या कारखाना के स्थान पर भी आप कर सकते हैं उस कारखाने में। उस कारखाने में बहुत मजदूर हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर आपका चौथा हो गया, मैंने 10 रुपये का दही खरीदा। मैंने 10 रुपये का दही खरीदा। अगला प्रश्न, सदकार्यों। सदकार्यों, इस पर चर्चा कर लीजिए। अच्छा शब्द है सत प्लस कार्य। शब्द क्या बनता है? सदकार्य। किस संधि का उदाहरण है? तो संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। सदकार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत का होता है। समर्थन के विलोम शब्द से वाक्य को पूर्ण करें। समर्थन का विलोम असमंजस, असहयोग, तो समर्थन का असमर्थन, विरोध। तो सदकार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत का असमर्थ होता है, नहीं, गलत का विरोध होता है। गलत का क्या होता है? विरोध। समर्थन या समर्थ का असमर्थ होता है, लेकिन समर्थन का असमर्थन होना चाहिए, लेकिन वाक्य में भाव असमर्थन नहीं देगा, इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विरोध, और ये समर्थन का ही विलोम हो जाएगा, तो उत्तर आपका क्या रहेगा? विरोध हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। अब देखिए, मैंने आप थोड़ा परिवर्तन किया है कि जो एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैंने एक ही साथ में लिख लिए। क्यों? ताकि आपको स्लाइड चेंज करके बार बार जब देखना पड़ता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। उसी सहूलियत के लिए मैंने क्या किया है, 16, 17, 18, 19, 20 पाँचों प्रश्नों को एक ही स्लाइड में अरेंज कर लिए हैं, और आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये पैराग्राफ भी है। पढ़िए, गद्यांश आपको पढ़ना है
जो संख्यात्मक अभिरुचि दी है उसमें आपको इन विकल्पों में से क्रमशः कौन सा वाक्य सही है, उचित है, भरना है। दुनिया में अब करोड़ों, दुनिया में अब सब करोड़ों, से करोड़ों, कब करोड़ों, तक करोड़ों। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकों छप चुकी हैं, परिणाम छप चुकी हैं, पाठ छप चुकी हैं। तो पुस्तकें हो जाएगा, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। क्या छप चुकी हैं? पुस्तकें छप चुकी हैं। अब पुस्तकें ही होगा, क्यों? आगे का भाव और क्रिया का लिंग और वचन। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों, तरह तरह का अक्षरों, तरह तरह में अक्षरों, तरह तरह की अक्षरों। तो तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज भी समाचार पत्र, रोज तक समाचार पत्र, रोज भर समाचार पत्र, रोज ही समाचार पत्र, रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में, इन सब के मूल में हैं अक्षर, इन सब के मूल में होती अक्षर, इन सब के मूल में होना अक्षर, इन सब के मूल में क्यों की अक्षर, इन सब के मूल में हैं क्या? अक्षर। वाक्यांश आपके पूर्ण हुए। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में, हजारों की तादाद में, रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में हैं क्या? अक्षर। इसी के साथ आपके 20 प्रश्न क्या हुए? समाप्त हुए। और आपने देखा कि हम उन्हीं प्रश्नों में कौन से नए प्रश्न जोड़ करके पढ़ सकते हैं। आपका जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।